अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है और दुआ है कि आप सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं क्वारंटीन की उनको मैनेज कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इस फुर्सत को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। अगर आप अपनी इस फुर्सत को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते तो फिर कल हम बैठे हुए थे दोस्त, तो उनमें भी यही बात कर रहा था मैं कि यार अगर हम इन फुर्सत के दिनों में भी कुछ ना कर सकें, जो आपने गोल्स रखे होते हैं, अपने जो टारगेट्स एम्बिशंस रखी होती हैं, अगर वो हम इन दिनों में भी अचीव ना कर सकें तो फिर हमें बाकी की सारी ज़िंदगी ये शिकायत करने का जो है वो हक़ नहीं पहुंचता कि जी हमारे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त होता तो पता नहीं हम क्या कुछ कर देते। सो यही आपके लिए कि आप अगर इन फुर्सत के दिनों में भी अपने जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, चाहे वो रिलेटेड टू योर स्टडीज़ हैं और अदरवाइज़ हैं, तो अगर आप इन दिनों में भी उनको परसू नहीं कर सकते, अपने हॉबीज़ को, अपने जो आपके एक आपने गोल सेट किए होते हैं लाइफ में, अगर आप उनको इस टाइम में भी परसू नहीं कर सकते तो देन फिर आपको सारी ज़िंदगी बाकी जो है वो शायद ऐसी फुर्सत जो है वो मुयस्सर नहीं आएगी। सो कोशिश करें कि प्लान करें और इफ़ेक्टिवली जो है इस फुर्सत को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ुर्सत जितनी प्रोडक्टिव है, जितनी रिलैक्सिंग है, उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, खाली जो जहन है वो शैतान का घर होता है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। सो अपनी फुर्सत को मैनेज करें, ख़ुद को मोटिवेटेड रखें। आपको याद है हमने उस स्लोगन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया हुआ है कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। सो यही हमने करना है। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं पोएम जो हम बेटे पढ़ने जा रहे हैं, हम ऑलरेडी इसको शुरू कर चुके हुए हैं। दैट इज द हॉलो मैन। हॉलो मैन हमने पढ़ा था कि दैट इज बेसिकली अ क्रिटिसिज्म, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट सटायर ऑन द मॉडर्न मैन, कि आज के दौर का जो जदीद इंसान है इस पर जो है एक क्रिटिसिज्म है, इस पर डायरेक्टली उसने तंज किया हुआ है कि ये जो है ये एक खाली इंसान है, ये एक एम्पटी इंडिविजुअल है, इसकी कोई सोच नहीं है, इसकी कोई फ़िक्र नहीं है, इसकी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से जो है इसको हम ज़िंदा इंसानों में शुमार कर सकें। फिर वो साथ ही कहते हैं कि ये क्या है, ये पैशनलेस है, ये इमोशनलेस है, इसके अंदर जज्बात, एहसासात विच मेक्स ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो कि दरअसल एक इंसान को इंसान बनाते हैं, वो जज्बात, एहसासात वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो क्रिटिसाइज़ करता है मॉडर्न मैन को कि ये क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी आर हॉलो मैन। कहते हैं कि हम बिल्कुल वी आर स्टफ्ड मैन। स्टफ्ड मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टफ्ड टॉयज़ होते हैं, फेक फॉल्स जो चीज़ें हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टफ्ड कहते हैं। तो वो भी कहते हैं कि जिस तरह वो भूस भरे इंसान है, वो स्टफ्ड मैन, स्टफ्ड टॉयज़ हैं लाइक जैसे, बिल्कुल हम भी उसी तरह जो हैं वो क्या है, स्टफ्ड मैन है। और आगे फिर वो कहता है कि लीनिंग टुगेदर हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज करें कि उसके सर जो हैं, हेड पीस ब्रेन्स को कहते हैं, वो सर आपस में जुड़े हुए हैं, एंड दे आर फिल्ड विद स्ट्रॉ एंड दे आर रिलाइंग, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। वो अपना बोझ खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बलबूते पर खड़े नहीं रह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो कहता है बड़ी सिंपल है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। उनके पास ज़िंदगी का कोई नज़रिया ही मौजूद नहीं है। और जब नज़रिया मौजूद नहीं होता तो फिर यकीनन आप क्या करते हैं, देन यू कैन नॉट
स्टैंड ऑन योर ओन, फिर आप अपने बलबूते पर जो है वो खड़ा नहीं रह सकते, फिर आपको सहारों की ज़रूरत होती है। देन यू नीड पीपल अराउंड यू हु कैन सपोर्ट यू, ठीक है। फिर आप जो है वो यू कैचेस एंड यू बेसिकली कैच एट सम वेरी आई शुड से फेक एंड फॉल्स पर्सनस। आप जो है ऐसे लोगों पर जो है वो भरोसा करते हैं जो कि बिल्कुल भी काबिल भरोसा, जो बिल्कुल भी डिपेंडेबल नहीं होते। अब यहाँ से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करें जी अपनी आज की पोएम को। आज का जो हमारा स्टैंजा है, आर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर क्या करने हैं, अपने सिनोनिम्स करने हैं। इधर हमने उसका सिंबलिज्म करना है और यहाँ हमने उसकी लिटरेरी टेक्निक्स जो है वो हमने इस्तेमाल करनी। तो ये वो कहते हैं कि जी आर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर। अब ड्राइड का मतलब वैसे तो होता है खुश्क, बट यहां पर ड्राइड का मतलब है पैशनलेस, कि बगैर जज्बात के। ये जो हमारी रूखी फीकी आवाज़ें हैं, व्हेन वी विस्पर टुगेदर, विस्पर कहते हैं, विस्पर कहते हैं मरमर को, ठीक है। विस्पर मरमर को कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, सरगोशी करना। उर्दू में हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, कि हम जब सरगोशियाँ करते हैं तो हमारी ये जो रूखी आवाज़ें हैं, हमारी जो फीकी आवाज़ें हैं, आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज व्हेन इन अ ड्राई ग्रास। मीनिंगलेस कहते हैं वर्थलेस, ठीक है। मीनिंगलेस किसको कहते हैं, वर्थलेस को, बेमानी, बेमकसद, पर्पसलेस, वर्थलेस इन मानों में इस्तेमाल होता है। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, तो हमारी वो जो सरगोशियाँ हैं वो क्या हैं, बिल्कुल खामोशी पर मबनी हैं और बिल्कुल फजूल हैं, बिल्कुल वर्थलेस हैं। इतनी ही फजूल एज व्हेन इन ड्राई ग्रास। अब ये जो है ना, as when in dry grass, ये जो है ये क्या है, that is a simile। मैं इसको दूसरे से लिख देता हूँ, ज़रा डल हो गया। That is a simile। अब ये जो सिमिली है ये बड़ी ज़बरदस्त उसने इस्तेमाल की। ऊपर भी हम अभी इसके सिम्बलिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम अगली दो लाइंस पढ़ लें। और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर जैसे चूहे के पाँव के चलने की आवाज़ आती है शीशे के खिड़कियों पर, शीशे के टुकड़ों पर। इन अ ड्राई सेलर, सेलर जो है ये हम कहते हैं बेसमेंट को, कि जिस तरह हमारे बेसमेंट में और
फिर एक और चीज़ भी आपको बता दूं, ये जो है रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, दैट इज ऑल्सो अ सिमिली। सिमिली क्या होता है? अगर आपने पहले के लेक्चर मिस कर दिए तो सिमिली क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है, दो चीज़ों का ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन क्वालिटी। किसी मुश्तरका खूबी की बिना पर हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हम कहते हैं एज ब्रेव एज अ लॉइन, कि वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर हो, वो शेर की तरह बहादुर है। या हम कहते हैं एज वाइज एज एन आउल, कि वो उल्लू की तरह जो है वो क्या है, वो अक्लमंद है, उल्लू की तरह दाना है। तो यहाँ भी उसने ये सिमिली यूज़ की है, एज विंड एंड ड्राई ग्रास, कि बिल्कुल वैसे ही वर्थलेस है, बिल्कुल वैसे ही फ्रूटलेस है। मैं इसके सिनोनिम्स कुछ और भी लिख देता हूँ आपको वर्थलेस के, इसके नीचे लिख रहा हूँ। फ्रूटलेस भी कर सकते हैं। एक इसके लिए वर्ड आप यूज़ करते हैं फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी बेमकसद, बेकार, उसको हम फ्यूटाइल कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैसे ही बेकार हैं, हमारी आवाज़ें, हमारी विस्परिंग जो है ये ऐसे ही बेकार है जैसे कि हवा गुज़र जाती है घास में से, और या फिर जैसे हमारे जो चूहे हैं, उनके जो चूहे हमारे अपने बेसमेंट में नीचे चलते हैं शीशे की कुर्सियों पर, तो वो भी आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन वो आवाज़ क्या होती है, वो मीनिंगलेस होती है। अब थोड़ा सा हम इसका सिंबलिज्म डिस्कस करते हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये जो वो कह रहा है ना, ड्राइड वॉइसेस, ये शो करता है हमारा पैशनलेस एक्सप्रेशंस को, कि किस तरह हमारे जज्बात जो हैं वो क्या हैं, मुकम्मल तौर पर सर्द बढ़ गए, मुकम्मल तौर पर बेमानी होके रह गए। वी टॉक अ लॉट, हम बहुत सी बातें करते हैं, वो विस्पर अ लॉट, ठीक है, लेकिन वो विस्परिंग जो है वो क्या है, वो फ्यूटाइल है, वो मीनिंगलेस है, वो फ्रूटलेस है, बिकॉज ऑल दीज डिस्कशंस, ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर पैशनलेस। और कोई भी एक्सप्रेशन जो है, कोई भी पैशन जो है, कोई भी इमोशन जो है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली यूजफुल व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय द प्योरिटी ऑफ इमोशंस। कोई भी जज्बा जो है, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इजहार जो है, वो आप जान लीजिए कि उस वक्त तक फ्रूटफुल नहीं हो सकता, उस वक्त तक पायदार नहीं हो सकता, जब तक उसके पीछे जो है वो जज्बों की सदाकत जो है वो मौजूद ना हो। और अगर पीछे जो जज्बात हैं, जो पैशंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो सच्चे नहीं हैं, वो ट्रू नहीं है, तो फिर वो जज्बा क्या होगा, दैट विल बी अ मीनिंगलेस थिंग, दैट विल बी अ वर्थलेस थिंग, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टी.एस. एलियट। वो भी यही कहते हैं कि हमारे जज्बे जो हैं वो क्यों बेकार हो गए हैं, बिकॉज दे आर passionless, our voices are dried, they are blank, they are not full of emotions anymore। क्या वो जो है वो जज्बात से लबरेज आवाज़ें नहीं हैं। Now these are only the words। अब वो क्या है, वो सिर्फ अल्फाज हैं, उन अल्फाज के पीछे जो जज्बा था, उन अल्फाज के पीछे जो जज्बे की सच्चाई थी, that is not available। वो अब जो है वो हमें किसी भी तरह से दस्तयाब नहीं है। आगे देखिए, wind in dry grass, that is the symbol of fruitless
एक्टिविटी, बेकार मुशक्क़त, बेकार एक्टिविटी की एक सिंबल है. एंड ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट बिकॉज आवर इमोशंस, आवर पैशंस, आवर एक्सप्रेशंस, दे आर नॉट ऑनेस्ट. उनमें जान ही नहीं है, उनमें जज्बा ही नहीं है, उनमें वो जो प्योरिटी ऑफ इमोशंस रिक्वायर्ड है वो मौजूद ही नहीं है. तो फिर क्या है? देन इट इज़ अ फ्रूटलेस एक्टिविटी. फिर ये एक फजूल प्रैक्टिस है जो हम करते हैं. और उसके लिए जो सिमिली उसने यूज़ की वो बड़ी खूबसूरत है. आप देखते हैं कि व्हेन द विंड पासेस थ्रू द ड्राई ग्रास इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. बहुत शोर आता है, ठीक है, क्योंकि घास खुश्क होती है, हार्ड हुई होती है. उस हार्ड घास में से जब हवा गुजरती है तो क्या करती है? आवाज़ पैदा करती है. ठीक है, आपने उसमें पढ़ा भी है क्लियरिंग इन द स्काई में. वो कहते हैं एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू दे रसल्ड थ्रू द येलो लीव्स एंड दे फेल डाउन लाइक येलो रेन ड्रॉप्स ऑन टू द ग्राउंड. ठीक है, कि वो क्या करते थे? ज़मीन पर आ गिरते थे, बिल्कुल किसकी तरह? येलो रेन ड्रॉप्स की तरह. तो जब हवा गुजरती है घास के अंदर में से, घास के अंदर से, स्टिफ घास के अंदर से, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज. बट दैट नॉइज इज फ्रूटलेस. वो जो हवा का गुजरने है वो उस घास पर किसी फल आने का बायस नहीं बनता. दैट डज नॉट मेक द ग्रास फ्रूटफुल. वो उसे कोई फ़ायदेमंद नहीं बनाता, वो उसे फलदार नहीं बना देता. द हार्ड ग्रास, द ड्राई ग्रास रिमेन्स ड्राई. उस पर कोई इम्पैक्ट जो है, कोई फ़र्क किसी भी तरह का जो है वो नहीं आता. तो चूँकि वो ड्राई ही रहती है, क्योंकि वो खाली ही रहती है, इसलिए वो उसको क्या कहते हैं? फ्रूटलेस एक्टिविटी. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्रूटलेस एक्टिविटी में जो है वो काउंट करते हैं. अब आप देखिए वही हवा जब बाग में से गुजरती है, व्हेन इट पासेस थ्रू द गार्डन इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट. वो जो फल हैं उनके पकने का बायस बनती है. ठीक है, उनके लिए एक हेल्दी साइन है हवा का चलना. बट व्हेन द सेम थिंग, व्हेन द सेम एयर पासेस थ्रू द ड्राई ग्रास, तो उस पर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं आता. यही वो बेसिकली समझाना चाह रहे हैं दैट आवर हार्ट्स दे हैव बिकम स्टिफ, दे हैव बिकम हार्डन्ड. ठीक है, वो क्या हुए हैं? वो सख्त हो गए हैं. उनमें से जब ये हवा गुजरती है, और ये हवा कौन सी है? दिस इज़ द विंड ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज़ द विंड ऑफ इमोशन, दिस इज़ द विंड ऑफ पैशन. ठीक है, ये आपके जज्बात की हवा है कि हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हुए हैं कि उनमें से वो जो हमारी ड्राइड वॉइस जब गुजरती भी है तो उन दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता. जब हम अपने जज्बात का इजहार करते भी हैं तो वो जज्बात का इजहार नहीं होता. ठीक है, और फिर आगे उसने एक और एग्जाम्पल दी, और वो भी इक्वली ज़बरदस्त एग्जाम्पल है. वो कहते हैं कि इट इज़ लाइक रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास. कि जब चूहा चलता है हम देखते हैं उस पर शीशे की किरछियों पे, तो इट क्रिएट्स अ नॉइज़. वो भी क्या करते हैं? मैं इधर लिख भी देता हूँ. दैट इज अ सिंबल ऑफ अनॉयंस. नाराज़ी, बेचैनी, एंग्जाइटी, कि जब वो गुजरते हैं तो नॉइज़ वो भी बहुत क्रिएट करता है. बट दैट नॉइज़ कॉजेज अनॉयंस. हम उससे खुश नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? उल्टा उससे परेशान होते हैं, उल्टा उससे डिस्टर्ब होते हैं, उल्टा उससे क्या होते हैं? एंग्शियस होते हैं. यही वो हमें समझाना चाह रहे हैं. दैट आर वॉइसेस, the expressionless, the passionless voices, they have become a source of annoyance. वो अब कोई हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, चाहत का इजहार करते हैं, उल्फत का इजहार करते हैं, ताल्लुक़ का इजहार करते हैं, तो हमें खुशी नहीं होती. हमें क्या होती है? हमें annoyance होती है. It causes annoyance because we know that his expression is emotionless. हम भी जानते हैं कि उसका ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? वो जज्बात पर, हकीकी जज्बात पर, सच्चे जज्बात पर मबनी नहीं है. वी नो दैट डीप डाउन आवर हार्ट वी आर फुली श्योर एंड वी आर फुली कन्विंस्ड
कि दिस वॉइस इज़ ड्राइड वॉइस, दिस वॉइस इज़ अ पैशनलेस वॉइस। यही वजह है कि हमारे लिए बिल्कुल जैसे चूहे का दौड़ना आपके ड्राई सेलर में, आपके तह खाने में, उसका दौड़ने की आवाज़ आपको कोई प्लीज़ नहीं करती, बल्कि उल्टा क्या करती है, एनॉय करती है, आपको एंशियस करती है। इसी तरह जो है हमें भी वो जो ड्राइड वॉइसेस हैं, जब वो अपना आप एक्सप्रेस भी करती हैं तो हमें कोई खुशी नहीं होती, बल्कि हमें क्या होता है, उससे एनॉयंस क्रिएट होती है। तो आज के लिए बेटे हम पोएम में जो है वो इतना ही करेंगे। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। चलें बेटे, अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। स्टोरी राइटिंग हमने स्टार्ट की हुई थी, पेज नंबर 349 है आपका। स्टोरी नंबर 10 हम करने जा रहे हैं, और ये हमारी इस टर्म की जो है दैट विल बी द सेकेंड लास्ट स्टोरी। जो हमारा फर्स्ट 50% है उसकी ये सेकेंड लास्ट स्टोरी होगी जो हम करने जा रहे हैं। मॉरल की अगर हम बात करें तो ट्राई अगेन, बहुत सारे मॉरल्स जो हैं वो इसमें आप लिख सकते हो। मैं सारे के सारे उधर जो है वो आपके लिए लिखता जाता हूँ। ट्राई अगेन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो आपके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, परसिवेरेंस पेव्स वे टू सक्सेस। पेव्स कहते हैं हमवार बनाना, परसिवेरेंस कहते हैं साबित कदमी, डिटर्मिनेशन। कि परसिवेरेंस जो है, साबित कदमी जो है वो कामयाबी का रास्ते को क्या करती है, आपके लिए हमवार बना देती है। इसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, गॉड helps those who help themselves। ये भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ एक और आप स्टोरी कर सकते, एक और मॉरल कर सकते हैं, दैट इज नो पेन्स नो गेन्स। ठीक हो गया जी। ये भी आप इसमें इसी स्टोरी में जो है वो अपना मॉरल जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक आप और मॉरल इसके साथ ही कर सकती हैं, वो है कि हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। ये कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट मॉरल जो आप कर सकते हैं वो है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कि जहाँ पर जो है विल होती है, जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर जो है वो आप वो काम कर दिखाते हैं। और मुझे ये जो लास्ट वाला मॉरल है इस पे एक शेर याद आ गया, आप बच्चों को सुनाता जाता हूँ, बड़ा मोटिवेशनल है, आप बच्चों के लिए भी दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। वो है कि जो अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जो अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। ठीक है। सो जहाँ अवेल होती है वहाँ देयर इज़ अ वे, वहाँ पर कुदरत जो है वो भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देती। सो ये डिफरेंट मॉरल्स जो है मैं ऊपर बल्कि ये इरेज करके मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें ये सारे के सारे क्या हैं,
ऑल दीज आर मॉरल्स। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं जी। ऑप्टिमिज्म इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ऑप्टिमिज्म कहते हैं रिजायत पसंदी, वैसे उर्दू में उसको कहते हैं पर्टिकुलर जो टर्म है, लेकिन ऑप्टिमिज्म सादा अल्फाज में आप यूँ कह लें पुरुमीद रहना, हर वक्त हर चीज़ का रोशन पहलू देखना, पॉजिटिव साइड को सोचना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिज्म कहते हैं। ऑप्टिमिज्म इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ सक्सेस कि ऑप्टिमिज्म जो है वो कामयाबी का एक बहुत बड़ा क्या लें कि सतून है। सम पीपल लूज हार्ट ऑन एन ओकेजनल लॉस, कि बाज़ टाइम कुछ लोग जो है वक्ती नुकसान पर जो है वो दिल हार देते हैं। गिव अप ऑल होप एंड रिज़ाइन देमसेल्व्स टू देयर फेट, तमाम उम्मीद छोड़ देते हैं और ख़ुद को किस्मत के सहारे जो है वो किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं। देयर आर दोज टू हु आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो ज़िंदगी के बारे में बहुत पुरुमीद होते हैं। एंड नेवर अबैंडन होप, अबैंडन कहते हैं छोड़ देना, और कभी भी उम्मीद तर्क नहीं करते। दे कैन इवन फाइंड होप इन अ होपलेस सिचुएशन, वो इंतहाई मायूसी के आलम में भी जो है उम्मीद की किरण, उम्मीद का रास्ता जो है, उम्मीद का दामन जो है वो नहीं छोड़ते और कोई ना कोई उम्मीद ढूंढ निकालते हैं। द फॉलोइंग स्टोरी एप्टली डिस्क्राइब्स, ये हम बहुत बार ये लाइन कर चुके और ये बात दुरुस्त है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने बच्चों से, ये शेयर करता होता हूँ कि अगर कोई बच्चा मुझे आके कहे ना कि सर मैं ज़िंदगी में सिर्फ आपकी एक नसीहत मान सकता हूँ, एक, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा नसीहतों पे अमल नहीं ना होता हमसे, ज़्यादा सारी नसीहतों पे अमल करना मुश्किल काम होता है। तो अगर कोई बच्चा मुझे आके कहे ना कि सर एक नसीहत आप कर दें, वो नसीहत मैं मान लूँगा, उसी नसीहत उस पर सारी ज़िंदगी अमल करूँगा, बट नसीहत एक होनी चाहिए। तो मैं उसको एक नसीहत भी अगर करनी पड़े तो मैं उसको यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ना। और मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल बेहद पसंद है। आप फरमाते हैं कि मायूस तो वो हो जिसका रब ना हो। इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, और आप ये भी बिलीव करते हैं कि ही इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल माइटी, ठीक है, कि वो ताकतवर तरीन हस्ती है, वो जो चाहे कर सकता है, और आप ये भी चाहते हैं कि वो मेरा, ये भी जानते हैं, ये भी बिलीव करते हैं कि वो मेरा रब है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो फिर मायूस होना तो बनता ही नहीं है। फिर किसी भी सूरत में जो है वो दिल हारना नहीं बनता। सो ये एक पर्सनल नोट पे मैंने आपसे चीज़ शेयर करनी थी। स्टार्ट करते हैं जी। किंग रॉबर्ट ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है ये साथ साथ हैं, हम नाइट मेल में पढ़ चुके हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उनके एक बादशाह था रॉबर्ट ब्रूस, उसको बेशुमार दफ़ा जो है इंग्लिश फोर्सेस ने शिकस्त दी। हिज आर्मी ले वैंक्विश्ड एंड ऑल होप्स ऑफ विनिंग फ्रीडम फॉर हिज मदरलैंड वर डैश्ड टू द ग्राउंड। डैश्ड कहते हैं ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना। वैंक्विश कहते हैं बिखर जाना, कि उसकी फ़ौजें जो थीं वो मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी, तितर बितर हो गई थी, और अपनी धरती के लिए आज़ादी हासिल करना जो है वो आज़ादी हासिल करने की सारी उम्मीदें वो क्या थी, दम तोड़ गई थी। His soldiers were dispersed and he had to hide himself in a cave to save his life. Dispersed कहते हैं बिखर जाना, कि उसकी तमाम सिपाह, तमाम फ़ौज बिखर चुकी थी और उसे ख़ुद भी जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक गार में पनाह लेनी पड़ी। He was utterly dejected, dejected मायूस होना, utterly शदीद, कहते वो शदीद मायूस था, thinking his country might never win freedom, और वो ये सोच रहा था कि उसका मुल्क जो है वो कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकेगा। As he sat idle inside the cave, जब वो बिल्कुल आइडल कहते हैं बेकार, कहते हैं कि जब वो इस गार में बेकार बैठा हुआ था, he saw a spider on the ceiling of the cave, तो उसने देखा कि छत जो थी, उस गार की छत, उस पर उसने एक मकड़ी को देखा। Suddenly the spider fell from its web and started climbing the wall to go back to its web. अचानक वो वहाँ से गिरा, और लेकिन मायूस होने के बजाय उस मकड़ी ने क्या किया कि वो दोबारा से दीवार पर चढ़ के अपने जाले तक पहुँचने की कोशिश करने लगी। बट एज सून एज इट रीच नियर द वेब इट फेल डाउन, लेकिन वो जब फिर दोबारा उसके करीब पहुँची तो नीचे गिर गई। द स्पाइडर क्रॉल्ड अप द वॉल अगेन बट फेल अगेन व्हेन इट रीच नियर इट्स वेब। क्रॉल्ड अप कहते हैं रेंगते हुए, वो फिर रेंगते हुए पहुँची, लेकिन जब वो उस जाले के पास पहुँचती थी तो फिर क्या करती थी, गिर जाती थी।
द किंग सॉ दैट द टाइनी क्रिएचर डिड नॉट लूज हार्ट। उसने ये देखा कि उस नन्ही सी मखलूक ने जो है वो इस बात पर दिल छोटा नहीं किया। इट ट्राइड एंड ट्राइड अंटिल इट इन इट्स 7th अटेम्प्ट इट रीच्ड इट्स वेब, कि वो उस वक्त तक कोशिश करती रही जब तक कि वो 7वीं कोशिश में आखिरकार कामयाब नहीं होगी। किंग रॉबर्ट ब्रूस लर्न अ ग्रेट लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। उसने इससे एक बड़ी अहम सबक सीखा। ही मस्टर्ड अप करेज। मस्टर्ड कहते हैं जमा करना, इकट्ठा करना। कहते हैं कि उसने अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को जमा किया। रीग्रुप हिज सोल्जर्स, दोबारा से अपनी सिपाहियों को तरतीब दिया। एंड अटैक द ब्रिटिश विद अ रिन्यूड स्पिरिट, रिन्यूड ताज़ा दम स्पिरिट, जज्बा, और एक नए ताज़ा जज्बे के साथ जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस पर हमला कर दिया। ही डिफीटेड द ब्रिटिश दिस टाइम एंड वन फ्रीडम फॉर हिज डियर मदरलैंड, कि उसने इस बार जो है बरतानवी फ़ौजों को शिकस्त दे दी और अपनी जो धरती माँ थी उसके लिए जो है उसने आज़ादी जीत ली। मॉरल, ट्राई ट्राई अगेन, और इसके अलावा मैंने आपको बेशुमार 4-5 मॉरल्स लिख दी हैं। और यही फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट आपकी ये ब्यूटी है कि एक ही स्टोरी पर जो है आप मल्टीपल मॉरल्स जो हैं वो एडअप कर सकते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को आपने यूज़ करना है। अब हम जा रहे हैं जी अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। हम आपको पता है कि डेली के जो है वो हम 5 जो है वो करते हैं। 95 तक हमने लास्ट अपने लेक्चर में कर लिए हुए थे। अब 96 से जो है वो हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए। 96 पे ड्राउन और सिंक। ड्राउन जो है ये हम कहते हैं किसी जानदार के डूबने को, डूबना, और ये क्या है, ये किसी ये क्या है, ये किसी बेजान चीज़ का डूबना। एग्जाम्पल्स भी कर देता हूँ। मैनी फिशरमैन वर ड्रॉन्ड इन द सी, के बहुत से मछेरे जो है वो क्या हुए, समंदर में डूब के। द शिप सैंक इन द सी, और जहाज़ जो है वो अब जहाज़ चूँकि नॉन लिविंग है तो इसलिए हम क्या करें, द शिप सैंक इन द सी। इसके बाद 97 पे डुअल। ये डुअल जो है ये हम कहते हैं दोहरा। ये अक्सर हम कहते हैं डुअल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स, के दोहरा मायार। तो ये और ये वाला डुअल जो है ये हम कहते हैं दो अफराद की लड़ाई। ये जंग में दो अफराद की जो लड़ाई होती है ना, पहले 2 तरह की आपको पता है जंग होती थी। पहले क्या होता था कि जंग स्टार्ट होने से पहले कि लोग 1 to 1 आकर लड़ा करते थे और उसके बाद ओवरऑल सारी फौज जो है वो जंग में शामिल हो जाया करती थी। तो वो जो पहले आके 2 अफराद लड़ा करते थे उसको हम क्या कहते थे, डुअल कहते थे। इसके बाद 97 पे अगर आप देखते हैं, सॉरी 98 पे अगर आप देखते हैं तो ये है डिसीज। डिसीज होता है मरना, इंतकाल कर जाना, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। और डिजीज ये क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं बीमारी। देन नंबर 99 पर अगर आप देखें तो ये डिसेंट है और ये डिसेंट है, इनके प्रोनाउंसिएशन भी फ़र्क है। डिसेंट जो है ये हम कहते हैं
शाइस्ता, महज़ब, और डिसेंट जो है ये हम कहते हैं उत्तराई को। इन दोनों के हम ज़रा देख लें सेंटेंसेस। डुअल का पहले उसका देख लेते हैं जी। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, कि इसकी जो फितरत है वो दोहरी है। देन दूसरे वाला जो डुअल है, ही वॉज बैडली इंजर्ड इन अ डुअल, कि वो जो दो लोगों की लड़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वो ज़ख्मी हो गया। अगला देखें जी, डिसीज़, मिस्टर उमर हैज़ बीन डिसीज्ड सिंस 1990, कि वो 1990 से क्या हुआ है, इंतकाल कर गया हुआ है। और दूसरा डिजीज़, अनफॉर्चुनेटली हिज डिजीज़ वाज नॉट क्योरेबल, क्योर कहते हैं काबिल इलाज, कि बदकिस्मती से उसकी बीमारी जो है वो काबिल इलाज नहीं थी। नेक्स्ट देखें जी, डिसेंट पहले, ही सीम्स टू बी अ डिसेंट फेलो, कि बज़ाहिर जो है वो क्या लगता है, एक मुहज़्ज़ब, एक शाइस्ता इंसान लगता है। और डिसेंट, आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपने पढ़ा हुआ है, नीचे की तरफ जाने वाला, ठीक है। द डिसेंट फ्रॉम द माउंटेन वॉज टायरिंग, कि ये जो नीचे उसकी उतराई थी वो क्या थी, बड़ी थका देने वाली थी। उसके पास अगला हमारा 100 वाला, डेफरेंस, इसको हम कहते हैं लिहाज या अदब, ये जो हम एक दूसरे का शर्म लिहाज करते हैं। और डिफरेंस जो है इसको कहते हैं हम फ़र्क, इम्तियाज, ठीक है। अब वो ज़रा देख लें, दोनों की एग्जाम्पल देख लें जी। कहते हैं इन डेफरेंस टू द डिग्नेटरी आई विल नॉट प्रेस द इशू। डिग्नेटरी कहते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, डेफरेंस अदब, लिहाज, कि मैं उनके अदब की वजह से, आई विल नॉट प्रेस द इशू, कि मैं, प्रेस कहते हैं किसी बात पर बहुत ज़ोर देना, किसी मामले को बहुत उछालना, ठीक है, कि उसके एहतराम में, उसके अदब में, कि वैसे तो मैंने जो है वो इस मामले को बहुत उछालना था, लेकिन इस शख्स के एहतराम में मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं पास खातिर या अदब। और दूसरा, देयर सीम्स टू बी अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि बज़ाहिर हमें यहाँ पर इनकी राय में क्या लग रहा है, थोड़ा सा इख्तलाफ लग रहा है। इसके साथ ही बच्चे हम आज के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। तब तक जीते रहें, खुश रहें, और तसल्ली से, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी टू योरसेल्फ पढ़ें, ठीक है। बिकॉज ये टाइम जो आप यूटिलाइज करेंगे पढ़ने में, दैट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया।